जिस्म दागा जा सकता है मगर रूह नहीं दागी जा सकती। ये झकझोर कर रख देने वाली बात सादत हसन मंटो ने कही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी और आज फिर से सादत हसन मंटो की एक और कहानी आपको सुनाने आया हूं जिसका नाम है खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ा समुंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की ताकत और भी बुरी हो गई। वो देर तक धुंधले गर्त से भरे आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में डूबा हुआ है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास जिंदा थे। उसका सारा वजूद शून्य में लटका हुआ था। धुंधले गर्त से भरे आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद के रग रग में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुंदर को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारते कैंप में खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां बिछड़ गई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर ठहर जाता है, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो और कुछ ना सोच सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहां थी जिसके बारे में उसकी मां ने कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी से यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा ऊपर उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और दंगे फसाद करने वाले अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू जाने कहां गायब हो गए थे। 6 दिन के बाद जब होशो हवास किसी कदर वापस हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियां थीं, बंदूकें थीं
सिराजुद्दीन ने उनको लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल सियाह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी एक लौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उन नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेलियों पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज जगह पर पहुंचाया। 10 दिन गुजर गए मगर उन्हें सकीना कहीं नहीं मिली। एक दिन वो उसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हर्टा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बितकी और भागना शुरू कर दिया। नौजवानों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी पीला पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की, उससे प्यार से बात की, उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने की वजह से वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली। वो दिन भर अलग अलग कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का कोई पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में नौजवान लड़कों को देखा। लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी बेटी सकीना मिली क्या? सबने एक साथ एक जबान में कहा, मिल जाएगी, मिल जाएगी, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका मन किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ले जा रहे थे। उसने पता किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे चल दिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक हल्की सी रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के पीले चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली
और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में हरकत हुई, उसका जिस्म हिला। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और शलवार नीचे कर दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बेटी, जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक ठंडे पसीने में भीग गया। दोस्तों, आपको ये सादत हसन मंटो की कहानी खोल दो कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी मैंने 2 कहानियाँ सादत हसन मंटो की सुना दी हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक पड़ा है, वहाँ से आप उनको जाकर सुन सकते हैं। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपके साथ ऐसी कहानियाँ और भी लाता रहूँगा।